बिजनेस इमिग्रेशन कनाडा में कौन सी ऐसी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं कि यहाँ पे तशरीफ ला सकता है अपने पैसे इन्वेस्ट करके। यानी आप प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आप नौकरी करते हो और आप ये सोचें कि मैं एज अ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आ जाऊंगा। इसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स एज कम्पेयर टू द स्किल्ड इमिग्रेंट्स कम होती है। कौन सा ऐसा प्रोविंस है जिसमें बिजनेस इमिग्रेशन करना आसान है? तो अल्बर्टा की बहुत अच्छी स्कीम है, बीसी की कुछ स्कीम है, ब्रिटिश कोलंबिया की, ओंटारियो की कुछ स्कीम्स हैं। की प्रॉपर्टी या उनकी मालियत करोड़ों में पाकिस्तान में है तो वो इमिग्रेशन ले सकते हैं। यस, अपनी गाड़ियां भी, आपकी जमीनें, प्लाजे और आपके घर, आपके बैंक में पड़े हुए पैसे पाकिस्तान के लिए भी है। टू ट्रांसफर इनटू कनाडा टू बाय अ प्रॉपर्टी किन के नाम, डायरेक्टली उनके नाम पे होगी या उसको कैनेडियन पार्टनर शामिल करना पड़ेगा? तो कुछ ना कुछ आप टोकन देंगे तो आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ लिखेंगे, उसमें अपने सारे के सारे अपनी लीगैलिटीज को कवर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू वर्ल्ड की इस एपिसोड के साथ दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, मेरे साथ रिस्पेक्टेबल गेस्ट हारिस फारूक साहब और हम अपने सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। जी हारिस साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक मान साहब, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मैं जो हमने पिछली 2 एपिसोड की उसमें बहुत सारे लोगों ने हमें क्वेश्चन किया कि यार आप बिजनेस इमिग्रेशन के ऊपर क्यों नहीं कोई सेगमेंट करते। तो मैं नाजरीन की ख्वाहिश के ऊपर आज आपसे थोड़ा सा टाइम लूँगा बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में, आप लोगों को थोड़ा सा बिजनेस इमिग्रेशन के बारे में। बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में जिनके पास पैसे हैं और वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उस बिहाफ के ऊपर पीआर लेना चाहते हैं। तो आप ज़रा मुझे बताएं कि इस वक्त कनाडा में कौन सी ऐसी स्ट्रीम्स अवेलेबल हैं जिनको लोग अडॉप्ट करके यहाँ पे तशरीफ ला सकते हैं अपने पैसे इन्वेस्ट करके। जी मान साहब, बहुत शुक्रिया। और एक अहम टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। बिजनेस वीज़ा स्ट्रीम्स की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है, पहले तो मैं उस पर आपको बताऊंगा डिटेल्स क्या हैं। तो जो सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका बिजनेस का रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए बैक होम, जो बिज़नेस आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। यानी आप प्रोफेशनल बिजनेस पर्सन हो, ऐसा नहीं है कि आप नौकरी करते हो और आप ये सोचें कि मैं एज अ बिजनेस या एंटरप्रेन्योर यहाँ पे आ जाऊँगा। पहली बात। दूसरी बात आपकी फाइनेंशियल वर्थ की है। एक ख़ास लिमिट है, मैं उस पर आगे बात करूंगा कि आपकी उतनी फाइनेंशियल वर्थ होनी चाहिए जो कि आपके मूवेबल इमूवेबल एसेट्स को, बैंक अकाउंट्स को, सबको मिला जुला के वो कैलकुलेट की जाती है। और इस पे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा के रिकग्नाइज्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र्स हैं आपके कंट्री में जो कि लिख कर देते हैं कि टोटल आपकी फाइनेंशियल वर्थ है। तीसरी जो अहम चीज़ है वो ये है कि आपने कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। वो भी एक अमाउंट है, यूजुअली $1,00,000 और उससे अराउंड होती है, कुछ ज़्यादा होती है। फिर तीसरी चीज़ आ जाती है आपकी लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स। इसमें लैंग्वेज की लाइक आइल्ट्स या कोई और इंग्लिश का जो आप टेस्ट देते हैं, सेल्फ वगैरह, तो इसमें लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स एज कम्पेयर टू द स्किल्ड इमिग्रेंट्स कम होती हैं। यानी कि थ्रेशोल्ड वो नरम होता है। कुछ स्कीम्स तो 4.5 भी एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन ज़्यादातर 5 या 5.5 एक्सेप्ट करती हैं। तो ये तो एक इसका हो गया ना ब्रॉड सा इंट्रोडक्शन। फिर अगर हम इसकी मज़ीद डिटेल्स में जाना चाहें तो कुछ प्रोविंशियल स्कीम्स हैं और कुछ फेडरल स्कीम्स हैं। और हर स्कीम की अगर हम बात करेंगे तो उसकी अपनी टेक्निकलिटीज़ हैं। कुछ स्कीम्स रिसेंटली क्लोज हुई हैं, कुछ स्कीम्स अभी चल रही हैं और फेडरल की तो जो है वो तो चल ही रही हैं। तो इनके डिफरेंट डायनामिक्स हैं। अच्छा, मैं लोगों की आसानी के लिए सर क्वेश्चन को रिफ्रेज कर देता हूं कि ये बताएं कि कौन सा प्रोविंस इस वक्त हॉट है, किस में ऐसी कोई एक्टिविटी जो आप समझते हैं कि बिज़नेस के हवाले से बहुत आसान है, मतलब कंपेयरली जिसे कह लें कि अगर कंपटीशन करें तमाम प्रोविंस का तो कौन सा ऐसा प्रोविंस है जिसमें बिजनेस इमिग्रेशन करना आसान है और उसकी एज क्या है? एज का एक बहुत अहम एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल आप जैसे देखें, जैसे आप स्टूडेंट्स को लाना चाहते हैं तो वो भी खास एज का होगा तो आप उस बंदे को एज अ स्टूडेंट ला सकते हैं ना। इसी तरह जब आप स्किल्ड इमिग्रेंट्स की बात करते हैं, यानी कि कम्प्रीहेंसिव रैंकिंग स्कोर की बात करते हैं, तो वो उसमें थ्रेशोल्ड में एज कम होनी चाहिए ना। तो बिजनेस इमिग्रेशन ऐसी है कि जिसमें अगर आप 40+ हैं तो आप एलिजिबल होते हैं। लेकिन एक चीज़ ज़हन में रखें, अगर आप 50 साल या 50 साल के ऊपर हैं तो अनफॉर्चुनेटली कनाडा की कोई भी स्कीम जिनमें के बशमूल बिजनेस इमिग्रेशन है वो आपके लिए फेवरेबल नहीं होगी। तो लेस देन 50 होना चाहिए। जहाँ तक मान साहब आपका क्वेश्चन था कि कौन सा प्रोविंस इसमें सूटेबल है, तो अल्बर्टा की बहुत अच्छी स्कीम है, ठीक है। बीसी की कुछ स्कीम है, ब्रिटिश कोलंबिया की, और उसके अलावा
ओंटेरियो की कुछ स्कीम्स हैं। इनमें अगर आप प्रोवेंसेस को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो क्विबेक एक वाहिद प्रोवेंस है जिसकी इमिग्रेशन की हमेशा पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, तो वो इनकरेज नहीं करते इस स्ट्रीम को भी और दीगर स्ट्रीम्स में भी। तो या ये 3 प्रोवेंसेस जो मैंने जिक्र किए हैं इनमें चांस है। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल। लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि यार हम अगर कागजात में शो कर देते हैं, अपनी प्रॉपर्टी शो कर देते हैं, तो क्या ये इमिग्रेशन ऑफिसर के लिए एक्सेप्टेबल होगा कि आपने वो पैसे यहाँ कनाडा में फिजिकली इन्वेस्ट नहीं किए? तो क्या इस बेस के ऊपर कि उनकी प्रॉपर्टी या उनकी मालियत करोड़ों में पाकिस्तान में है तो वो इमिग्रेशन ले सकते हैं? तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अपने फाइनेंशियल वर्थ दिखानी है कि इतने मेरे पास एसेट्स हैं, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है, सारा कुछ मिला के। दूसरी जो मैंने चीज़ जिक्र की थी कि इतने पैसे मैंने इन्वेस्ट करने हैं। अगर आप जनरल रूल की बात करें, देखें हर प्रोविंशियल स्कीम को या फेडरल स्कीम को हम अगर अलग-अलग डिस्कस करें तो हमें बहुत सारे प्रोग्राम्स चाहिए। तो मैं एक जनरल आपको ना एक ओवरऑल ओवरव्यू दूंगा। तो उसमें आप जहन में रखें आपकी 3.5 से 5 लाख कनेडियन डॉलर की करीब फाइनेंशियल वर्थ होनी चाहिए। अगर आपके क्लाइंट्स ये सवाल आपको व्यूअर्स अगर ये सवाल कर रहे हैं कि क्या मैं उसमें अपनी ज़मीनें वगैरह जायदाद वगैरह शो कर सकता हूँ, तो यस। इमूवेबल आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसमें आप अपनी फाइनेंशियल वर्थ शो कर रही हैं, उसमें तो फिर आप अपनी गाड़ियां भी, आपकी ज़मीनें, प्लाजे और आपके घर, आपके बैंक में पड़े हुए पैसे, तो उसमें क्या होता है कि इनकी एक अप्रूव्ड लिस्ट होती है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, पाकिस्तान के लिए भी है। तो इनके अपने अप्रूव्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनीज हैं, वो आपकी तमाम इमूवेबल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लेती हैं, वो उस मार्केट रेट पर उसकी वैल्यूएशन करती हैं और वो आपको एक रिपोर्ट बना कर देती हैं कि जी आपकी टोटल इतनी फाइनेंशियल वर्थ है। तो ऑफ कोर्स जो आपको जिन्होंने ये सवाल किया कि क्या हम शो कर सकते हैं, हाँ फाइनेंशियल वर्थ के लिए शो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक सवाल आता है कि जब आप एक्चुअली इन्वेस्ट करने लगे, तो जो देखें जैसे मैंने आपको 3.5 से 5 लाख डॉलर का एक फिगर दिया, वो तो आपकी वर्थ होगी ना। अब उसमें से सारे पैसे नहीं कनाडा आपको कह रहा कि आप सारे के सारे पैसे कनाडा में आकर लगा दें या आप शुरू ही में इन्वेस्ट कर दें। उसमें से आपको कम से कम 1 लाख या 1.25 लाख डॉलर के करीब यहाँ पे इन्वेस्ट करना होगा। अच्छा, वो आपके पास लिक्विड होना चाहिए। देखें वो उसमें मैं नहीं कह सकता मेरी दुकानें हैं या मकान है। हाँ, मैं एक बिजनेस पर्सन हूँ, मेरे पास रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी है, और हाँ ये 1 लाख डॉलर या 1.25 लाख डॉलर मेरे पास कैश में मौजूद है, विच आई एम रेडी टू ट्रांसफर इन टू कैनेडा टू बाय अ प्रॉपर्टी, जो कि मैं स्क्रैच से बना के कंपनी रजिस्टर करवा के उसको आगे चलाऊंगा, या एक बनी बनाई कंपनी में से स्टेक्स खरीद लूंगा। सर सवाल अगला फिर ये होगा कि अगर वो ये प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं तो वो प्रॉपर्टी किन के नाम, डायरेक्टली उनके नाम पे होगी या उसको कैनेडियन पार्टनर शामिल करना पड़ेगा जो बंदा इन्वेस्ट करना चाहता है? कुछ स्कीम्स तो ऐसी हैं कि जिसमें कि आपने इंटेंशन शो करनी होती है। उसमें जैसे अल्बर्टा की एंटरप्रेन्योर स्कीम थी, उसमें आपने इतने पैसे आपने यहाँ पे बिजनेस डील करनी है जो ब्रोकरेजेस बिजनेस को बेच रहे हैं, वो रूरल की स्कीम थी। तो उसमें आपने उनके साथ बिजनेस डील करनी है, उनको आपने ज़्यादा कुछ ना कुछ पैसे ट्रांसफ़र भी करने हैं। उसमें तो आपने फुल इंटेंशन शो करनी है कि हमारा ये डील हो गया, और लाख है अगर उसकी मालियत उस प्रॉपर्टी की, उस बिजनेस की, सॉरी, जो आप यहाँ पे ख़रीदने जा रहे हैं, तो उसमें से कुछ ना कुछ आप टोकन देंगे। तो आप बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट भी उनके साथ लिखेंगे, ठीक है, उसमें अपने सारे के सारे अपनी लीगैलिटीज़ को कवर करेंगे। तो कुछ में आपको फिजिकली लेना होता है, जिसमें फिजिकली लेना होता है उसमें फिर पार्टनरशिप आप कर सकते हैं। तो जो पार्टनरशिप आपके होते हैं, जैसा से अमान साहब ही हैं यहाँ पे, ये कैनेडियन सिटीजन है, ठीक है, अगर ये किसी के साथ पार्टनरशिप करते हैं तो वो एक कंपनी रजिस्टर कराई जाएगी, और उसमें क्या होगा, उसमें डिफरेंट शेयर होल्डर्स दिखाए जाएंगे। तो वन ऑफ द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स में जो उसके ओनर हैं वो पाकिस्तान में है, आप, ठीक है, या इंडिया में है, वो है उसके उसी बोर्ड में अमान साहब भी जैसे मौजूद होंगे, तो वो यहाँ पर होंगे। तो अमान साहब फिजिकली जाएंगे, उस कंपनी को रजिस्टर कराएंगे, जहाँ पे जो भी कंपनी लॉज हैं, एक कंपनी खड़ी करेंगे, बनाएंगे, उसका सारा सिस्टम करेंगे। ऑब्वियसली एक डायरेक्टर उसका पाकिस्तान से कनाडा से बाहर है, और वो फिर आगे उसके डॉक्यूमेंटेशन करके और फिर उनकी इन्वेस्टमेंट और उसको सारा हम प्रोसीड करेंगे उस सिस्टम के तहत। अच्छा, अब इस सारे प्रोसेस में एक तो
टाइम ड्यूरेशन टोटल कितनी है, कि कितना टाइम लगेगा बिजनेस इन्वेस्ट करके पे इन्वेस्ट करके और यहाँ आने तक उस फैमिली तक, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि अगर उस दौरान जब तक बंदा और उसकी फैमिली जो है मूव नहीं करते तो क्या उनको दरमियान में कोई वर्क परमिट या कोई विजिट वीज़ा भी मिल सकता है सर? विजिट वीज़ा आपको मिल सकता है अगर आपका पहले कोई ट्रैवल रिकॉर्ड है, तो आप एक स्ट्रॉन्ग केस सबमिट करेंगे, लेटर ऑन यू कैन अप्लाई फॉर अ विजिट वीज़ा। और कुछ में वर्क की ऑप्शंस भी हैं। अगर बिजनेस ऑलरेडी मौजूद है, चल रहा है, जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप उसमें वर्क परमिट पर भी आ जाते हैं। इसमें जो आपने टाइम ड्यूरेशन की बात की है, उसमें जैसे मैंने आपको शुरू में जिक्र किया कि प्रोविंशियल भी हैं, फेडरल भी हैं, तो हम एक जनरल टॉक कर रहे हैं। आप कम से कम 12 महीने से लेके और 24 मंथ्स तक भी जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें उसने गवर्नमेंट ने वेरीफाई करनी होती हैं। जब आप अपना केस सबमिट करते हैं तो उसमें एक बड़ी देखें, आप सिर्फ पैसा नहीं लगा रहे, आपने एक बिजनेस प्लान प्रेजेंट करना है। आपने एक बिजनेस जो कि उस बिजनेस की प्री रिक्विजिट्स हैं, इनकी कुछ नेगेटिव लिस्ट है। मसलन आपको प्रॉपर्टी का रियल एस्टेट का बिजनेस नहीं बना रहे, कोई आप कंसल्टिंग नहीं बना रहे, ठीक है, आप ऐसा बिजनेस बना रहे हैं जिसकी कि कनाडा को ज़रूरत है। और जैसे मैंने जिक्र किया कि प्रोविंशियल और फेडरल स्कीम्स हैं, तो कुछ के अंदर ये है कि आप कम से कम 3 कनेडियन लोगों को नौकरी दे रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं। ना सिर्फ आप पैसा ला रहे हैं, आप अपनी स्किल्स भी लेकर आ रहे हैं, आप क्योंकि आप सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहे हैं और उन शोबों में कर रहे हैं जिसमें कि कनेडियन गवर्नमेंट चाह रही है। और जो पॉजिटिव लिस्ट है उसमें किया जाता है। तो उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान बनाने की यहाँ पे स्पेशलिस्ट कंपनीज हैं। ऐसा नहीं है कि मैं गूगल करूँगा, मैं एक टेम्पलेट डाउनलोड कर लूँगा, उसमें मैं कुछ लिख लूँगा। बिजनेस प्लान हैज़ टू बी अ रियलिस्टिक बिजनेस प्लान। देखें, उस बिजनेस प्लान में क्या होगा कि मैं क्या प्रोडक्ट ला रहा हूँ, मेरी टारगेट ऑडियंस क्या है, मेरा बिजनेस पोटेंशियल कितना है, मैं किस तरह की मेरी प्रोडक्ट जो है इनोवेटिव है, ठीक है, मैं उसको मार्केट कैसे करूँगा, मेरे ओवरहेड्स कितने होने हैं, मैं क्या प्राइसिंग रखूँगा और कितना मेरा उसमें से मैं बेनिफिट प्रॉफिट में कमाऊंगा, मेरा क्या फ्यूचर प्लान है, मैं इसको कैसे एक्सपैंड करूंगा। तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि आपने एक टेम्पलेट बनाया, गूगल से डाउनलोड किया, इधर उधर से चीज़ें डाली। देयर आर स्पेशलिस्ट कंपनीज हु विल वर्क विद यू। वो आप देखेंगे क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं, आप कितने पैसे हैं, आपका अपना कितना बिजनेस एक्सपर्टीज है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट होता है जो कि 25 से 30 पेजेस पर मुश्तमिल होता है। और ये वही कंपनीज लिख सकती हैं बिकॉज दे एग्जैक्टली नो कि कनाडा के बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, ठीक है, आपका क्या एक्सपर्टीज है, क्या उस प्रोडक्ट की कितनी यहाँ पे डिमांड है, आप जो टारगेट ऑडियंस बता रहे हैं कि भाई इतने लोग इसको खरीदेंगे, क्या वो वाकई एग्जिस्ट करते हैं, मतलब उसकी पूरी वायबिलिटी को चेक करेंगे बिजनेस की। आपको देखेंगे कि आपकी कितनी एक्सपर्टीज है, आर यू रियली ब्रिंगिंग इन समथिंग न्यू, आर यू रियली ब्रिंगिंग इन योर मनी दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन कनाडा, और फिर उसमें आपका और कनाडा का कितना बेनिफिट है। तो इन तमाम चीज़ों को देखकर वो एक बिजनेस प्लान बनता है। वो बिजनेस प्लान इस सारे प्रोसेस का बैकबोन होता है। और मेजर जो प्रॉब्लम्स आती हैं या प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ये दोनों सूरतों में वो बिजनेस प्लान आपको हेल्प करता है। तो नाजरीन, आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा। अब आखिरी सवाल पे जाने से पहले मैं आपको ये बात ज़रूर बताता चलूँ कि जिस बिजनेस प्लान की हारिस फारूक साहब रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट बात कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे भी लगते हैं। आप अक्सर क्लाइंट सवाल ये करते हैं जब आपका प्रोग्राम आगे जाने लगता है और अब हम आपको बताते हैं कि जी PC1 के ऊपर आपके लेट्स सपोज मैं एक फिगर लेता हूं कि 20 से $25,000 लगेंगे। जितनी अमाउंट मैं आपको बता रहा हूं इससे ज़्यादा ही लगती है। सो आप अपना सवाल करने से पहले जहन में रख लीजिए कि अगर आप इसको मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली आपके पास PC1 के लिए बिजनेस प्लान के लिए इतने पैसे ज़रूर होने चाहिए। सर, आखिरी सवाल ये है कि हबीबुल्लाह साहब ने मुझसे सवाल ये किया था कि जी मेरी एज तो 50 साल से ऊपर है, मेरे पास जो है काफ़ी सारी वेल्थ है, बिजनेस है, सेट है, अब मैं आइट्स भी नहीं कर सकता, मेरी एज भी ज़्यादा है, क्या मेरा जो बेटा है जो अंडर 18 है या अबव 18 है, क्या उनके बिहाफ के ऊपर हम पूरी फैमिली यहाँ पे मूव कर सकते हैं? देखिए, अगर आपके जो बच्चे जो आपने जिक्र किया अबव 18 है, अगर वो शादीशुदा हैं तो ऑब्वियसली, और वो आपके पार्ट बिजनेस का हिस्सा हैं, तो वो एक तरह से एक बिजनेस सेगमेंट बन गए ना। दे हैव देयर ओन एक्सपर्टीज और उनका एडवांटेज ये मिल गई कि दे आर ऑफ लेस एज, दे कैन गेट गुड आइट स्कोर। तो हाँ, वो अपने तौर पे अप्लाई करेंगे। लेकिन आप अपनी एक फिगर को जहन में रखिए
कि जितने भी इमिग्रेशन के प्लान्स होते हैं या जितने भी वर्कर के लिए जो स्कीम्स लाई जाती हैं, तो 50 एक तरह से एक ना लिमिट है। अगर आप 50 के हो चुके हैं या 50 से अबव हैं तो कनेडियन सिस्टम आपको फेवर नहीं करता। अब मैं आपको वजह बताता हूँ कि क्यों नहीं करता। देखिए, यहाँ पे रिटायरमेंट की एज 60 है अगर आपने अर्ली रिटायरमेंट लेनी है, और 65 है। तो इस एज पर गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने आपको पेंशन देनी है। तो आप अपने जहन में तसव्वुर करें कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा अपना भी देखे, कनेडियंस का भी तो बेनिफिट देख रही है ना। वो लोग भी हैं जो यहाँ पे 15-16 साल की उम्र से जिन्होंने नौकरी करना, काम करना शुरू किया, उनको भी गवर्नमेंट ने रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने हैं। और एक आदमी जो 50 साल की उम्र में आया और 10 साल के बाद वो पेंशन क्लेम करेगा। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि यंग लोग आए, वो आएँ यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अरसा काम करें, टैक्सेस दें, ताकि वो अगर कल को पेंशन अपनी लें तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में कंट्रीब्यूट भी किया हो, नो वन साइडेड ना हो। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। स्क्रीन के ऊपर आपको हारिस फारूक साहब रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं, उनके ईमेल एड्रेस, उनका नंबर आ रहा है, उनके ऑफिस का एड्रेस आ रहा है। आप इमिग्रेशन के रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन के लिए हारिस फारूक साहब से रब्ता कर सकते हैं। मेरे इस यूट्यूब चैनल के एड्रेसेस और नंबर्स भी आ रहे हैं, आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं और मैं आपका सवाल हारिस फारूक तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली एपिसोड में आपसे ज़रूर एक नेक्स्ट बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।